हेलो स्टूडेंट, क्लास 7 मैथ्स का क्वेश्चन पेपर है, एनुअल एग्ज़ाम 24-25 सेशन का। तो जिन बच्चों का ये एग्ज़ाम हो चुका है वो अपने आंसर चेक कर सकते हैं, एंड जिनके अभी एग्ज़ाम नहीं हुए हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो इसे अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एंड प्लेलिस्ट को भी प्रैक्टिस कर लेना, उसमें भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर्स है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है प्लेलिस्ट का भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। तो इम्पॉर्टेंट वीडियो है, अच्छी तरह से इसे प्रैक्टिस कीजिएगा एंड अपने आंसर चेक भी कर लीजिएगा जिनके हो चुके हैं। क्वेश्चन 1 है सेक्शन ए का, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जिसका बेस गिवन है 25 एंड हाइट गिवन है 8। आपको बेस भी दिया है, हाइट भी दिया है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो पैरेललोग्राम का एरिया का, बेस इंटू हाइट, है ना। तो पैरेललोग्राम सबको पता है क्या होता है। पैरेललोग्राम जिसमें अपोजिट पेयर्स, जो अपोजिट साइड है वो पैरेलल भी हो और इक्वल भी हो, जैसे ये इसके पैरेलल और इक्वल है, ऐसे ये इसके पैरेलल और इक्वल है। तो इसमें जो एरिया होता है पैरेललोग्राम का वो होता है उसका जो भी बेस है और उस बेस पे जो हाइट है, बेस और इसी बेस पर हाइट, हाइट समझ के ना, दो पैरेलल लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है। तो बेस आपका 25 है, हाइट इस बेस पे 8 है, तो बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला लगा दो। तो 25 मल्टीप्लाई 8, तो आ जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 200। एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, क्योंकि साइड आपको सेंटीमीटर में गिवन है ना। तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आपका एरिया आ जाएगा। तो आई होप सबका आंसर आ गया होगा, एंड इजी सा क्वेश्चन था, सिंपल फॉर्मूला लगाना था। तो सी ऑप्शन इसका आंसर है, ऑप्शन सी 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फाइंड करना है वैल्यू ऑफ 3 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 4। देखो 3 पे 3 पावर है और 10 पे 4 है, तो 3 की पावर 3 का पहले आप एक्सपेंड करो उसको। कैसे, 3 की पावर 3 है ना, तो 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, जितनी पावर हो उतनी बार एक्सपेंड करना है, 3 3 3 3 बार। ऐसी 10 की पावर 4 है तो 10 को कितनी बार एक्सपेंड करना है, 4 टाइम्स, तो 10 10 10 10 मल्टीप्लाई में, ऐसे करके आपको पावर को एक्सपेंड करना होता है। अब 3 3 3 3 3 3 मल्टीप्लाई कर लो, 3 3 या 9, 9 3 या 27, एंड आपको 10 10 10 10 पता है, 4 जीरो है तो 4 जीरो लग जाएगी मल्टीप्लाई में, है ना। जितनी जीरो होती है उतनी मल्टीप्लाई में जीरो लग जाती है। तो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 या 9, 9 3 या 27, और 4 जीरो लगा दो। तो 27 में 4 जीरो है, तो इसे रीड करना तो आपको आता होगा 2,70,000, है ना। बी ऑप्शन इसका आंसर है, 4 जीरो होनी चाहिए, ये रहा, बी ऑप्शन करेक्ट है। आई होप इजी सा क्वेश्चन है, सबको आता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, x को डिवाइड किया 99 से एंड इक्वल मिला 0। तो x को 99 से डिवाइड करने पे 0 मिला, तो x क्या होना चाहिए। तो जब भी आप किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हो और 0 आंसर मिल रहा है तो क्या होता है, वैसे भी अंडरस्टूड है 0 ही होगा x, है ना। 0 को जब हम किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 मिलेगा। अदरवाइज आप इसे इक्वेशन की तरह सॉल्व कर लो, x डिवाइड बाई 99 इक्वल टू 0, x निकालना है आपको। तो ये जो नंबर डिवाइड में है ना, इस साइड जाएगा, तो डिवाइड है तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, यहाँ डिवाइड है तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा, तो x की वैल्यू 0 है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। तो आई होप सिंपल सा क्वेश्चन था, सबको आता होगा। तो ये 0 आंसर है। ऐसे ही इंपॉर्टेंट डिटेल सोल्यूशन वीडियोस आपको प्लेलिस्ट के अंदर भी मिलेगी, तो अच्छी तरह से 3 to 4 क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेना, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी तरीके से हो सके। फिर कितना भी हार्ड पेपर आए आप इजीली अटैम्प्ट कर पाएंगे। तो कंसेप्ट समझाए गए प्लेलिस्ट के अंदर, उसे ज़रूर चेक करना, एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना एंड लाइक कर देना। 1000 लाइक जल्दी से जल्दी कर देना, इसका कंप्लीट सोल्यूशन आपको मिलेगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 4, सिंप्लीफाई करना है 3/4 की पावर -2। तो ये 3/4 को पहले आपको -2 पावर है ना, तो जब भी पावर माइनस में होगी ना तो आपको पहले पावर को पॉजिटिव करना होता है। तो इसका रूल क्या होता है, अगर ये 3/4 पे प्लस पावर 2 होती ना, तब तो आप 3/4 को 2 बार मल्टीप्लाई करते। अगर 3/4 में आपकी पावर कितनी होती, जस्ट 2 होती, तो अगर आपकी पावर 2 ही होती तो आप 3/4 इंटू 3/4 करके सॉल्व कर देते 2 बार, है ना। बट यहाँ पे -2 है, तो ध्यान देने वाली बात है, माइनस जब भी पावर होगी ना तो आप बेस को ना, ये बेस होता है और ये पावर होती है, तो बेस को आप ना रेसिप्रोकल करना। जब भी पावर नेगेटिव दिखे तो बेस को क्या करते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं। यानी ये 3/4 है तो उसका रेसिप्रोकल करो 4/3, है ना। तो 4/3, और अब ये पावर नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। तो जब भी आपको पावर नेगेटिव दिखे आपको बेस को रेसिप्रोकल करना है, और तो पावर पॉजिटिव हो गई। अब आप सिंपली से 4/3 कितनी बार एक्सपेंड करना पड़ेगा, जितनी पावर होती है। तो 2 पावर है तो 4/3 को आप 2 बार मल्टीप्लाई करो। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, सामने सामने मल्टीप्लाई करो, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, 4 4 जो 16, एंड डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, 3 3 9, तो 16/9 आंसर है।
ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो सिंपल सा है, बस ये रूल याद रखना, नेगेटिव है तो बेस को उल्टा करना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे आपका 16/9 ए ऑप्शन सही है। अगर ये पावर पॉजिटिव होती तो आंसर आपका 3 3 9/16 तब ये आता। अभी फिलहाल नेगेटिव है इसलिए उल्टा आएगा 16/9। ए ऑप्शन करेक्ट है 16/9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन इक्वेशन हैविंग p इक्वल टू -5 सोल्यूशन। तो एक इक्वेशन का सोल्यूशन आपको p दिया हुआ है, -5 होना चाहिए। तो इनमें से कौन सी वो इक्वेशन है जिसका सोल्यूशन p की वैल्यू -5 आएगी। या तो आप सारी इक्वेशन को सॉल्व कर करके p के लिए सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करते हैं, 2p यहीं रहेगा, +8 है तो उधर जाके -8 हो जाएगा, है ना। इक्वेशन सॉल्व करनी तो सबको आती है ना। जैसे 2p + 8 = 5, इस पे चेक करो क्या p का आंसर -5 आएगा। तो आप इक्वेशन को सॉल्व करने लग जाओ, 2p यहीं रहेगा, +8 नंबर है, नंबर के पास जाएगा तो ये नंबर प्लस है तो उधर जाके माइनस हो जाता है ना। इक्वेशन सॉल्व करनी तो आती होगी आपको। तो ये नंबर तो यहीं है अपनी जगह पे, इसका साइन चेंज नहीं करना, इसका करना पड़ेगा। अब ये एक प्लस का और एक माइनस का, प्लस माइनस माइनस करते हैं, माइनस किया 3 आया, बट साइन जो है नंबर बड़े का लगेगा, माइनस का बड़ा है। फिर p निकालना है तो 2p आया। अब p की वैल्यू निकालनी है तो ये 2 मल्टीप्लाई में है तो इधर ये यहाँ के डिवाइड। तो क्या p आपका -5 आ रहा है, नहीं आ रहा, तो यानी ये वाला पहला वाला इक्वेशन सोल्यूशन नहीं है। या फिर एक और तरीका है चेकिंग करने का कि मेरे को p की वैल्यू -5 दी है, मैं पहले इक्वेशन में जहाँ p है ना वहाँ पे -5 रख दूंगी, जैसे चेक करते हैं, है ना। तो हम इस p की वैल्यू को इस इक्वेशन में रख देंगे, इसके लेफ्ट हैंड साइड में 2 × p, 2p से मल्टीप्लाई हो रहा है, देखो बीच में कोई साइन नहीं है ना तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 2p की जगह -5, तो 2 -5 से मल्टीप्लाई होगा -10 एंड प्लस का 8। अभी सॉल्व करो, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस याद रखना, जब भी माइनस प्लस हो तो माइनस करते हैं और साइन जो होता है वो ग्रेटर का लगाते हैं। साइन किसका लगाते हैं, ग्रेटर का। तो 10 में से 8 पहले माइनस करो 2, और जो नंबर बड़ा है ये बड़ा है तो माइनस का साइन है तो माइनस का साइन। तो -2 क्या ये 5 के इक्वल आ रहा है राइट हैंड साइड के, नहीं आ रहा। तो चाहे आप ऐसे चेक कर लो, चाहे आप इस वैल्यू को डायरेक्ट इसमें लेफ्ट हैंड साइड में रखो और देखो राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा तो इट मीन्स ये वाला सोल्यूशन इस इक्वेशन का नहीं माना जाएगा। ऐसे मैंने बी वार्ड में भी रख के देखा। अब देखो मैंने इसे सॉल्व किया था तो मेरा -2 आया था और इधर भी -2 है, तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है। तो इट मीन्स ये अगर इक्वल आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के, तो यानी ये जो p -5 है इस वाली इक्वेशन का क्या होगा, सोल्यूशन। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। आप चाहो तो सी और डी में भी रख के देख सकते हो, बट मेरा यहीं पे आंसर आ गया तो इसलिए बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हो, चाहे यहाँ से p की वैल्यू इसमें भी निकालो, इसमें भी निकालो, कितनी आनी चाहिए आपकी -5, या फिर आप इस -5 को इसमें रख के देखो, लेफ्ट और राइट देखो इक्वल आ रहा है कि नहीं, इसमें आ रहा है, इसलिए बी ऑप्शन आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो बी आंसर है इसका। 6 देखिए, फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल जिसका डायमीटर गिवन है। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का मतलब पेरीमीटर, सर्कल का पेरीमीटर। तो सर्कल का सर्कमफ्रेंस की जगह, सर्कमफ्रेंस का मतलब सर्कल का बाउंड्री का जो पेरीमीटर होता है, तो सर्कमफ्रेंस को हम पेरीमीटर भी कह सकते हैं जैसे। तो ये होता है, फॉर्मूला याद रखो, 2 × π × r। पाई की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, 22/7 होती है। अब रेडियस आपको नहीं दी, रेडियस होती है डायमीटर का हाफ। तो डायमीटर आपको 14 दिया है, 2 से डिवाइड कर दो तो 7 रेडियस आ गई। अब रेडियस 2, पाई की वैल्यू रख दी 22/7, रेडियस कितनी है 7। ध्यान रखना रेडियस नहीं दी, क्वेश्चन में आपको डायमीटर दिया है। तो डायमीटर जब दिया हो रेडियस निकालनी होती है तो 2 से डिवाइड करना चाहिए। तो ये 2 पाई की जगह रख दिया, रेडियस कितनी है 7, 7 से ये मल्टीप्लाई में ऊपर नीचे कट सकता है ना तो काट दिया। अभी इसको मल्टीप्लाई कर दो, 44 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन इसका आंसर है। 44 सेंटीमीटर, आंसर बी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड करना है रेंज ऑफ द डाटा। रेंज ऑफ द डाटा, ये डाटा गिवन है आपको, तो इस रेंज का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। रेंज क्या होता है, मैक्सिमम में से मिनिमम माइनस। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, या लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, ऐसे भी बोल सकते हो, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। तो लार्जेस्ट कितना है इसमें, 9 है। डाटा को ध्यान से देखो, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है इसमें, 9 है ना, और सबसे छोटा नंबर 1 है। तो सबसे बड़ा 9 है, उसमें से सबसे छोटा माइनस करना है तो 8, यानी रेंज क्या होती है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम। मैक्सिमम 9 है, उसमें से 1 माइनस किया, 8 आंसर है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, तो आई होप ये तो आता ही होगा सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पैरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। देखो अगर सिर्फ ट्राइंगल होता तो पैरीमीटर का मतलब इसकी फर्स्ट साइड प्लस इसकी सेकंड साइड प्लस थर्ड। तो इसकी फर्स्ट साइड मान लो ए है, इसकी बी है, इसकी सी है, तो पैरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी हो जाता। बट क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो पैरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब क्या हुआ कि इसकी तीनों साइड बराबर है। इक्विलेटरल है तो तीनों इक्वल है, तो ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है ना। तो ए कितने ए हो गए, 3 ए है ना।
ऐसे ही अगर स्क्वायर का होता तो 4a हो जाते, स्क्वायर में कितने होता आप ए 4a, तो स्क्वायर का 4a, पेंटागन होता तो 5a पेरीमीटर, है ना। तो अगर सारी साइड इक्वल है तो जितनी इसके पास साइड है, ट्राइंगल है तो 3 साइड है तो इसका पेरीमीटर 3 इंटू साइड हो जाएगा, अगर स्क्वायर है तो 4 इंटू साइड, ऐसे करके। तो 3 इंटू साइड आपको गिवन है इस ट्राइंगल की। देखो ट्राइंगल की साइड कितनी दी हुई थी 15 सेंटीमीटर, तो ट्राइंगल की साइड दी है तो पेरीमीटर 3 इंटू साइड होगा, साइड की वैल्यू रख दी 15, 3 को 15 से मल्टीप्लाई कर दो 45 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी इसका आंसर है। आई होप सबको आया होगा समझ। कमेंट करके बताना किस किस को ये फॉर्मूला समझ आ गया। इक्विलेटरल में 3 इंटू साइड, स्क्वायर होगा तो 4 इंटू साइड, पेंटागन होगा तो 5 इंटू साइड, पेरीमीटर निकालने के लिए। बट अगर सारी साइड अलग अलग है तो पेरीमीटर इनका प्लस कर दो सबकी साइड का, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 9th, इफ़ k + 3 10 है तो 6k निकालना है। पहले आप इस इक्वेशन को k के लिए सॉल्व करो और फिर k की वैल्यू आ जाएगी तो 6k की वैल्यू निकालना। तो पहले आपको k + 3 10 दिया है, इक्वेशन सिंपल सी है, कैसे सॉल्व करोगे। k को तो यहीं रखो, ये नंबर +3 नंबर के पास जाता है ना, ये तो रूल पता है। तो ये प्लस का 3 नंबर है, उधर जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। नंबर यहाँ प्लस है तो इधर जाके माइनस हो जाएगा, ये अपनी जगह पे, इसका साइन चेंज मत करो। अब इंटीजर्स को सॉल्व करो, प्लस है और माइनस है, प्लस माइनस क्या करते हैं अभी बताया था मैंने, प्लस माइनस, जब भी एक नंबर प्लस हो और एक माइनस हो तो माइनस करना चाहिए और जो साइन है वो बड़े का लगाना चाहिए। तो पहले प्लस माइनस माइनस करो, 10 में से 3 को माइनस करो 7। अब बड़ा कौन सा है इनमें से, ये बड़ा है तो प्लस का साइन है ना इसके आगे, तो इसके आगे प्लस का साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो k की वैल्यू 7 आ गई। अब 6k निकालना है आपको, तो आपको तो 6k निकालना है, यानी 6k आपस में क्या हो रहा है, बीच में कोई साइन नहीं है ना, तो 6 और k आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 6 इंटू 7 k की वैल्यू 7 आई ना, तो 6 और k मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 6 को 7 से मल्टीप्लाई करके 42 आंसर आएगा। 42 आंसर आपका ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। तो देखो 7 मत लिख देना क्योंकि k नहीं निकालना आपको क्वेश्चन में, आपको ध्यान से देखो 6k निकालना है, इसलिए 42 आंसर आएगा बी ऑप्शन। एक्सप्रेस 512 इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो इसको आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना है, तो इसके हमें ना प्राइम फैक्टर करने पड़ेंगे। जब भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना हो किसी नंबर को तो हम उसके प्राइम फैक्टर करेंगे, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे इसका। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करना तो आई होप सबको आता होगा। ये इवन नंबर है क्योंकि जब भी लास्ट में कोई इवन नंबर हो तो ये पूरा इवन नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। प्राइम फैक्टराइजेशन हमेशा या तो 2 से स्टार्ट करो या 3 से या 5 से, यानी प्राइम नंबर से स्टार्ट करना चाहिए। 2 3 5 7 7 के बाद 11 13 15 17, इन्हीं नंबर से आप यहाँ पे स्टार्टिंग करोगे। तो अगर ये इवन नंबर है तो 2 क्योंकि प्राइम नंबर है ना, तो 2 से ये डिवाइड हो जाएगा। 2 से डिवाइड कैसे होगा, 2 में 5 तो नहीं आता, 2 2 जा 4 आता है ना, 2 में 5 से छोटा 4 कब आता है 2 पे। अब 4 आया तो एक बचा ना, तो एक यहाँ पे चला जाएगा तो 11 बन जाएगा ये। अब ये 11 नहीं आता, 2 5 जा 10 आता है। अब 10 आता है तो एक फिर से बचा यहाँ पे, तो एक फिर यहाँ फॉरवर्ड हो जाएगा 12, 2 6 जा 12, है ना। ऐसे करके आप माइंड में डिवाइड कर सकते हो। ऐसे ही 2 में 2 1 पे आता है, 2 में 5 नहीं आता, 2 पे 4 आता है, 2 2 जा 4, तो एक कैरी होके यहाँ चला गया है ना, आगे चला गया। 16 कब आता है 8 पे, तो अब फिर से इवन आ गया, फिर से 2 से डिवाइड कर दो, फिर से 2 से डिवाइड कर दो, फिर से 2 से डिवाइड कर दो, फिर से 2 से डिवाइड कर दो। तो जब तक इवन आता रहेगा 2 से डिवाइड होता रहेगा। तो ये इसके ना सारे जो प्राइम फैक्टर में 2 2 2 आया है, तो 512 को आप ऐसे लिख सकते हो 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 2 9 टाइम्स आया है। तो आप 2 9 टाइम्स को एक्सपोनेंट में कैसे लिखोगे, 2 एक बार लिख के जितनी बार आया है उतनी पावर लगा दो, तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन जाएगी। तो 2 की पावर 9, ऑप्शन सी इसका आंसर है, ठीक है। तो ऑप्शन सी 2 की पावर 9 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आई होप सबको समझ आ रहा होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, 1000 लाइक जल्दी जल्दी कर देना ताकि इसका कंप्लीट सोल्यूशन आपको इसके नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएगा। एंड प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर्स है, 3 से 4 कर लो, आपको कहीं कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, आपके बहुत ही अच्छा मतलब एग्जाम अच्छी तरीके से चला जाएगा। क्वेश्चन 11 देखो, राइट करना है 1 2 3 4 3 6 इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो 1 2 3 4 3 6 इन स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में ना जब भी कोई नंबर होता है उसमें हम एक नंबर के बाद ना डेसिमल लगाते हैं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। तो अगर किसी नंबर में मान लो 3 5 7 है, अब इसमें हमें डेसिमल नहीं लगा, तो मैं क्या समझूँ इसका मतलब है इसके लास्ट में डेसिमल है। जब भी किसी नंबर पर डेसिमल ना लगा हो तो उसका मतलब होता है लास्ट में डेसिमल है ना। 357.0 लिखा जा सकता है ना, 357 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 357.0 लिख सकती हूँ। तो जब भी किसी नंबर पे डेसिमल ना हो तो समझ जाओ उसके लास्ट में डेसिमल है। अब लास्ट में डेसिमल और स्टैंडर्ड फॉर्म में हमेशा हम एक नंबर के बाद डेसिमल लगाते हैं, तो मैं इस डेसिमल को यहाँ से लगाने की बजाय इस नंबर के बाद लगाना चाहती हूँ, यानी मैंने अपने डेसिमल को यहाँ पे शिफ्ट करना है यहाँ पे। तो मैंने कितने डेसिमल आगे करा, इसको कितने डिजिट्स आगे किया, 1 2,
2 डिजिट आगे किया ना तो पावर ना 10 की पावर प्लस में आ जाएगी। जब मैं डेसिमल को राइट से लेफ्ट शिफ्ट करूँगी, राइट से लेफ्ट शिफ्ट करूँगी तो पावर प्लस में आती है। पावर किस में आती है? प्लस में आती है। पावर प्लस में आती है, याद रखना, पावर प्लस में आती है। तो मेरे पास यहाँ पे पॉइंट नहीं लगा तो मैं क्या समझूँ, पॉइंट कहाँ है? लास्ट में है कि नहीं? तो मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी तो नंबर कहाँ कि एक नंबर के बाद डेसिमल लगाना पड़ेगा। जो भी नॉन जीरो नंबर है, ये नंबर है ना पहला नंबर, तो मुझे डेसिमल यहाँ से हटा के यहाँ लाना है। तो मैंने कितने स्टेप आगे किया इस डेसिमल को? 1 2 3 4 5, यानी मैं 5 स्टेप इसको लेफ्ट में लेके गई हूँ। तो पॉइंट मैंने यहाँ लगाया क्योंकि हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में एक नंबर के बाद पॉइंट लगता है। तो मैंने डेसिमल यहाँ नहीं लगाया कहीं भी, तो मैंने इस डेसिमल को यहाँ से उठा के यहाँ लगाया है। तो 10 की पावर 5 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। आई होप सबको समझ आ गई होगी। तो जब भी आप डेसिमल को लेफ्ट पे लेके आओगे तो प्लस पावर होती है, और अगर आप मान लो यहाँ पे होता 0.00123 ऐसा कुछ होता, तो आप डेसिमल क्योंकि एक नॉन जीरो डिजिट के बाद यहाँ लगाना चाहते हो तो आपने डेसिमल को यहाँ से उठा के यहाँ राइट पे लाए, 2 स्टेप राइट पे लाए तो आप 10 की पावर -2 लगाओगे। ये रूल समझ आ गया सबको? ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है, इन्होंने बोला ट्राइंगल DEF ट्राइंगल BCE के कॉन्ग्रेंट है, ये कॉन्ग्रेंट का साइन होता है। तो उन्होंने बोला ट्राइंगल BCA के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट बताओ। मतलब ये वाले के इस वाले के अकॉर्डिंग इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट बताने हैं। तो देखो ये अगर इसके कॉन्ग्रेंट है तो जब भी कोई 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट कैसे बनेगा? जैसे इसका एंगल D लूँगी ना तो इसके D एंगल फर्स्ट वर्टेक्स में है ना, तो इसका भी फर्स्ट वर्टेक्स लेना पड़ेगा। तो एंगल D एंगल B के इक्वल होगा। तो देखो एंगल D बोला था तो एंगल B के इक्वल होगा। ऐसी एंगल E एंगल C के इक्वल होगा। सेकेंड वर्टेक्स वाले एंगल के इक्वल होगा। थर्ड वर्टेक्स F एंगल A के इक्वल होगा। ऐसे करके आप कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट बताओगे। अब सेकंड वाले में आपको एंगल ना पूछ के ED कोई साइड देखनी है। तो ED साइड देखो कहाँ से बनी है, ये ED साइड इस वाले ट्राइंगल की इन 2 वर्टेक्स से बनी है, स्टार्टिंग के 2 वर्टेक्स से। तो इसके DE लिया है तो इसके भी स्टार्टिंग के 2 वर्टेक्स लोगे तो BC बनेगा। तो DE किसके बराबर होगी? BC के। अगर ये EF बोलते तो EF लास्ट के 2 वर्टेक्स है ना तो CA के इक्वल हो जाता। अगर ये DF बोलते तो BA हो जाता। ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड DF बना तो BA बनेगा। तो ऐसे करके आप कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इन 2 ट्राइंगल को देखकर बनाओगे तो ED = BC हो जाएगा। किस किस को ये क्वेश्चन समझ आ गया कमेंट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 देखो, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 70% ऑफ 600? तो वैल्यू निकालनी है। तो परसेंट जब भी हटता है ना, जब भी आपका किसी भी नंबर पे परसेंट लगाओ तो आप अगर इस परसेंट को हटाओगे तो परसेंट को हटाने पे आपको अपॉन में क्या लेना होता है? 100, या फिर समझ जाओ 1/100 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो परसेंट जब भी हटेगा तो 1/100 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो 70% हटाया तो 1/100, 1 ऊपर लिखने की ज़रूरत नहीं, अपॉन में 100। तो जब भी परसेंट हटाओगे तो अगर सिंगल नंबर है तो अपॉन 100, अगर कुछ बड़ा नंबर होता तो इंटू 1/100। मान लो ये 75/2% होता तो परसेंट हटा के आप 1/100 ऐसे मल्टीप्लाई में लगाओगे। तो जब भी परसेंट हटेगा 1/100 मल्टीप्लाई, या फिर सिंगल नंबर है तो अपॉन 100 लिख दिया करो। तो ये परसेंट हटाया अपॉन 100। और ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है। ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो 70% परसेंट हटा के अपॉन 100 इंटू 600। अब ये 0 से 2 0 कट गई, मल्टीप्लाई में ऊपर नीचे कट जाएगा। तो 2 0 से 2 0 कट गई, सामने सामने मल्टीप्लाई करो, 7 6 जा 42, 1 0 बचा हुआ है तो 420 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर जिसकी साइड गिवन है। साइड देखो, साइड आपको अलजेब्रा फॉर्म में गिवन है तो एरिया ऑफ स्क्वायर का आप फॉर्मूला लगा दो। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला सबको आता होगा, साइड मल्टीप्लाई साइड, है ना। स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड इंटू साइड। साइड आपको ना कितनी दी हुई है? 9x3y। तो साइड आपको 9x3y दी है और उसको साइड दोबारा मल्टीप्लाई करना है ना साइड को साइड से। तो ये साइड है तो इसको एक बार और साइड से मल्टीप्लाई करना है। तो साइड मल्टीप्लाई साइड। अब देखो ये अलजेब्रा को कैसे सॉल्व करना चाहिए? नंबर्स को नंबर से मल्टीप्लाई करो, 9 9 जा 81। एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करने का मतलब इसकी पावर जुड़ जाती है। जब भी एक्स की पावर यहाँ पे 2 है और यहाँ एक्स की पावर 3 है और मल्टीप्लाई है तो एक्स एक बार लिखे, एक्सपोनेंट के रूल होते हैं कि एक्स अगर सेम बेस है और मल्टीप्लाई में है तो एक्स एक बार लिखेंगे और ये पावर जोड़ देंगे। तो एक्स
को एक्स के साथ एक मल्टीप्लाई करने का होता है, एक्स को एक बार लिखो और इन पावर्स को जोड़ दो, तो 3 कितनी हो गई 6 हो गई। सेम ऐसी वाई मल्टीप्लाई में है तो वाई को एक बार लिखो और यहाँ 1 है यहाँ भी 1 है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो मल्टीप्लाई में ना पावर बेस को तो एक ही बार लिखना चाहिए, पावर अगर सेम बेस है तो एक बार लिख दो और पावर को जोड़ दो, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका 15 क्वेश्चन, विच कॉन्ग्रेंस क्राइटेरिया डू यू यूज़ इन द फॉलोइंग। तो यहाँ पे 2 ट्राइंगल दिए हुए थे आपको। पहले बोला इसका जेड एक्स आर पी के इक्वल है, इसका जेड एक्स है, इसकी साइड जेड एक्स, इसकी आर पी के इक्वल है। दूसरा बोला इसका आर पी क्यू यानी आर पी क्यू ये वाला एंगल इसके जेड एक्स वाई यानी इस वाले एंगल के बराबर है। और फिर इसका पी आर क्यू यानी पी आर क्यू का मतलब एंगल किस पे बन रहा है, पी आर क्यू है तो बीच वाले वर्टेक्स पे बन रहा है, आर पे बन रहा है, तो इसका आर इसके जेड, इसका बीच में क्या है एक्स जेड वाई में जेड आया ना, तो इसके जेड के बराबर। जब भी कोई एंगल दिया हो तो उसका जो बीच वाला वर्टेक्स होता है एंगल हमेशा वहीं पे बनता है, तो इसका आर इसके जेड के बराबर है। और बोला इसका ट्राइंगल ये कॉन्ग्रेंट है। क्राइटेरिया पूछा है तो आपको कॉन्ग्रेंसी के क्राइटेरिया पता है ना, या तो तीनों साइड होती है एक ट्राइंगल की दूसरे ट्राइंगल से, या 2 एंगल और उनके बीच का साइड, या 2 साइड उनके बीच का एंगल, या फिर एक RHS। ये 4 क्राइटेरिया होते हैं किसी भी कॉन्ग्रेंसी के। तो आपको पहले ये ट्राइंगल देखो ये दिया हुआ है, आपको बोला है जेड एक्स आर पी, तो जेड एक्स कहाँ है ये रही साइड और आर पी ये रही, तो मैंने क्या करा ये इसके इक्वल है तो मैंने इस पर भी एक सिंगल कट लगाया तो इस पर भी सिंगल कट, ताकि मुझे दिखे कि ये इसके बराबर है। फिर मेरे को बोला एंगल पी, देखो बीच का वर्टेक्स पी है इसका एक्स है, तो इसका एंगल पी इसके एक्स के बराबर, तो इसमें मैंने एंगल है ना ये तो एंगल पे तो यहाँ लगाना पड़ेगा, तो इस पर मैंने एक एंगल का साइन ऐसे लगाया तो इस पर भी लगाया। फिर इसका एंगल आर इसके जेड के इक्वल है, इसका एंगल आर ये रहा, अब मेरे को ये इसके इक्वल है तो मैं इस पर मैंने सिंगल एंगल बनाया है, तो इस पर मैं अब डबल, क्योंकि ये मेरे को अलग दिखाना है तो ये एंगल ये डबल कट लगा दिया, इस पर भी डबल कट लगा दिया, ये इसके बराबर है। अब आपको क्या दिख रहा है, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट कैसे है, क्योंकि इसके 2 एंगल और इसके भी 2 एंगल इक्वल है और एक साइड, 2 एंगल और एक साइड, तो 2 एंगल और एक साइड, ये वाला क्राइटेरिया लग रहा है इसमें, ठीक है। तो क्राइटेरिया पूछा है ये वाला है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड करना है मीन ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 5। तो फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 5 करना है, तो पहले मीन का आपको फॉर्मूला आना चाहिए। मीन या एवरेज, मीन को क्या कहते हैं एवरेज, तो मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये मीन का आपका फॉर्मूला है। अब ऑब्जर्वेशन क्या है, ऑब्जर्वेशन लेने मल्टीपल्स ऑफ 5, कितने 5, तो मल्टीपल्स ऑफ 5 तो मतलब समझ आता है ना, 5 का टेबल करो, 5 मतलब 5 के टेबल में 5 बार 5 के मल्टीपल 5 लिखने हैं, तो 5 के मल्टीपल मतलब 5 का टेबल 5 10 15 20 25, तो ये आपकी ऑब्जर्वेशन है मल्टीपल ऑफ 5 कितने 5, तो 1 2 3 4 5। अब यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपको 5 मिले और सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब जो मल्टीपल है 5 उनको ऐड करना पड़ेगा, है ना। अब इनको ऐड करने का मतलब 5 10 15 15 30 हो गया, 5 10 15 15 30 एंड 20 एंड 25, 30 20 50 50 और 25 75 अपॉन में 5 से ये कट जाएगा 15 पे, तो मीन आपका 15 आ जाएगा। तो मल्टीपल्स ऑफ 5 तो सबको आते होंगे, है ना। तो जो अगर प्राइम नंबर बोलते प्राइम नंबर का सम, तो प्राइम नंबर ले लो 2 3, पहले 5 प्राइम नंबर कौन कौन से हैं 2 3, 2 से स्टार्ट होता है ना प्राइम, 2 3 5 जो अपने टेबल में 7 और 9 नहीं होता 11, तो ये प्राइम नंबर्स का एवरेज आ जाता, ठीक है। अभी तो ऑब्जर्वेशन में मल्टीपल ऑफ 5 बनाने हैं, तो 5 10 15 20 25, तो ये 5 के मल्टीपल्स 5 बनाने थे और 5 से डिवाइड करना था, तो 15 आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 17, फाइंड द रेशियो ऑफ 25 kg टू 750 ग्राम। तो जब भी रेशियो निकालना हो ना तो ध्यान रखो ये यूनिट केजी में और ये ग्राम में, तो ये आपको ये दोनों यूनिट को सेम यूनिट में चेंज करना पड़ेगा तभी रेशियो निकाल पाओगे। अगर दोनों अलग अलग यूनिट है तो आप अपॉन में नहीं रख सकते। रेशियो का मतलब होता है इसको इसके अपॉन में करना है ना, 25 kg 750 ग्राम, बट ये यूनिट केजी और ये ग्राम है तो आपको इस केजी वाली यूनिट को ग्राम में बदल लेना है। आपको पता है 1 kg 1000 ग्राम के इक्वल होता है, तो अगर इस 25 kg को ग्राम में बदलना है तो 1000 से क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, क्योंकि केजी बड़ी यूनिट है ना, केजी बड़ी यूनिट है और उसको आप ग्राम में बदल रहे हो तो मल्टीप्लाई करोगे। तो जब भी बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में बदलते तो मल्टीप्लाई करना है, तो 25 kg को ग्राम में बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना है। अब ये पूरा ग्राम में हो गया और ये भी ग्राम में ही है, तो ग्राम से ग्राम कट गया। जब रेशो तभी निकालना चाहिए जब ये यूनिट सेम हो, नहीं तो अगर ये अलग अलग यूनिट है तो फिर रेशो नहीं निकलेगा। अगर आप अभी काटने लगते ना इसे कैंसिल करोगे तो गलत आ जाएगा। इसको पहले ग्राम में बदलो, ये भी ग्राम में होगा, तो ग्राम से ग्राम कट गया। अब ये काट दो, 0 से 1 0 कट गई, 25 बन जा, 25 3 जा 75,
तो ऊपर आया 100 बन जा 100 और नीचे 3 है तो 100:3 इसका आंसर है। तो रेशो में ऐसे दिखाते हैं 100:3 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, 2 सर्कल्स आर कॉन्ग्रेंट इफ दे इक्वल। 2 सर्कल कब कॉन्ग्रेंट होंगे? कॉन्ग्रेंट का मतलब कब बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होंगे। 2 सर्कल कॉन्ग्रेंट का कब होंगे? जब उनकी ना रेडियस इक्वल होगी। अगर ये 5 रेडियस है और ये भी 5 रेडियस है तभी ये दोनों इक्वल सर्कल क्या होते हैं? कॉन्ग्रेंट। तो यानी कि इसका आंसर में रेडियस होनी चाहिए। 18 का आंसर क्या होगा? 18 में रेडियस क्या होनी चाहिए? रेडियस इक्वल होनी चाहिए। तो कॉन्ग्रेंट सर्कल के लिए रेडियस इक्वल होनी चाहिए। बाकी ये 19 है, 18 में रेडियस आएगा। 19 देखो, 19 है आइडेंटिफाई करने हैं मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। तो ये तो बहुत ही सिंपल है। मोनोमियल जब एक ही टर्म होते, सिंगल टर्म हो वो मोनोमियल, 2 टर्म हो तो बाइनोमियल, 3 टर्म हो तो ट्राइनोमियल। अब इस वाले में देखो कितनी टर्म्स है, तो आप कहोगे 1 2 3 4 5 6, ऐसे नहीं पढ़ते। इन दोनों में कोई साइन है बीच में? नहीं है, तो ये एक ही टर्म मानी जाएगी। जब दो नंबर दो वेरिएबल्स में बीच में कोई साइन ना हो, प्लस माइनस कुछ ना हो, तो ये मल्टीप्लाई में है। और मल्टीप्लाई में जब ये होते हैं तो ये एक ही टर्म मानी जाती है। तो ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है। इनके बीच में तो आ गया ना प्लस, तो ये अलग अलग हो गई। बट इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो ये एक ही मानी जाएगी। तो ये 1, ये 2 और ये 3। तो इस पहले वाले में कितने टर्म्स है? 3 टर्म्स है, तो ट्राइनोमियल है। 3 टर्म होंगे तो ट्राइनोमियल। अब दूसरे वाले में देखो, देखो ये अलग अलग नहीं है, ये तीनों, ये आप इसे 1 2 3 मत पढ़ना, क्योंकि ये इनके बीच में कोई साइन नहीं है। जब भी कोई साइन ना हो इन टर्म्स के बीच में, मल्टीप्लाई माना जाएगा। और जब भी मल्टीप्लाई होता है ना तो ये एक ही टर्म मानी जाएगी। तो ये पूरी एक ही टर्म है। अब यहाँ प्लस आ गया तो ये अलग टर्म मानी जाएगी। तो ये 1 है और ये 2, तो 2 टर्म का मतलब बाइनोमियल। समझ आया? तो 2 टर्म है तो बाइनोमियल हो जाएगा। 20 देखो, कन्वर्ट करना है 125% को पहले डेसिमल फ्रैक्शन में और फिर बाद में इसको फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना है। तो 125% को डेसिमल और फ्रैक्शंस में बदलना है। तो अभी मैंने आपको बताया था जब भी परसेंट हटता है, परसेंट हटेगा तो अपॉन में 100 लगेगा। बताया था ना, जब भी परसेंट हटेगा तो अपॉन 100 लगेगा। अब ये आपका ये तो फ्रैक्शन बन गया है ना। अब मेरे को इसे डेसिमल में बदलना है। तो नीचे कितनी जीरो है? 2 जीरो है ना। तो डेसिमल में क्या करते हैं, जब भी नीचे जितनी जीरो होती है ना उतने के बाद ऊपर डेसिमल लगा देते हैं। तो 2 जीरो है तो इसमें 2 के बाद 1 2, 2 के बाद यहाँ डेसिमल लगा दिया। 3 जीरो होती तो 1 2 3 यहाँ लग जाता। अभी तो 2 जीरो है तो यहाँ पे लग गया है ना। 1.25 ये आपका डेसिमल आ गया। उसके बाद बोला इस फ्रैक्शन को ना सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आओ। तो सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब इसे कैंसिल करो सेम टेबल से। तो 125/100 को कैसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे? ये दोनों नंबर 5 से डिवाइड हो सकते हैं ना, सेम टेबल से दोनों को ऊपर नीचे कैंसिल करना है। तो 5 से ये डिवाइड हो जाएगा, 5 में 12 आता है 2 पे, 5 2 जा 10, 12 से छोटा 10 आता है ना, 5 2 जा 10 और बचा 2, तो 25 का आता है 5 पे। फिर ये 5 से डिवाइड करो, 5 में 10 आता है 2 पे और 0 एक्स्ट्रा है। फिर से 5 से दोनों ऊपर नीचे, यानी सेम टेबल से ऊपर नीचे एक बार कैंसिल, यानी इसको एक बार और इसको 2 बार कैंसिल कर दो। नहीं, इसको एक बार कैंसिल किया तो इसको भी एक ही बार करो। तो सेम टेबल से कैंसिल किया। अब दोबारा 5 से डिवाइड हो सकते हैं तो दोनों को सेम 5 से डिवाइड करना है। 5 5 5 जा 25 और 5 में ये कब आता है 4 पे। तो अब नहीं हो सकता ना और ज़्यादा सिंपलेस्ट, तो ये 5/4 इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो इस तरीके से आपको ऐसे कैंसिल करके इसको सॉल्व करना है। एक बार में दोनों को कैंसिल करना है। फिर दोबारा अगर सेम टेबल से कैंसिल हो रही है किसी और से, सेम टेबल से दोनों ऊपर नीचे कैंसिल होना चाहिए। तो 5/4 इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। आई होप सबको समझ आ गया होगा। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे सेक्शन A ख़त्म होता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, 1000 लाइक जल्दी जल्दी कर दो। इसके सेक्शन B के क्वेश्चंस को हम जल्दी से जल्दी कवर करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो आपको जल्दी जल्दी 1000 लाइक करने हैं। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक कर लेना जिनके एग्ज़ाम नहीं हुए हैं। ये इसके सेक्शन C के क्वेश्चन है, ये भी हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। और साइंस और अदर सब्जेक्ट्स के लिए भी आप चैनल के अंदर प्लेलिस्ट को चेक कर लेना, उनकी भी बनी हुई है। ये सेक्शन D है, इसको भी हम कर लेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा जल्दी जल्दी शेयर करो, लाइक करो, ताकि जल्दी जल्दी आपको इनके सोल्यूशन मिल जाए। एंड प्लेलिस्ट को भी ज़रूर चेक कर लेना एंड अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेना।